दो टाइप की कैसलेट डीआई होती है, तीन टाइप की मान लो, चलो तीसरे टाइप की वो डीआई नहीं होती है, लेकिन फिर भी किसी 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 लोगों को पता। कॉन्टैक्ट नंबर दे चुका हूं मैं, पुराने वीडियोस में देख लेना। कैसलेट डीआई में क्या होता है, नॉर्मली तो हमें डाटा कैसे दिया जाता है, या तो टेबल में, लाइन ग्राफ में, बार ग्राफ में, पाई चार्ट में डाटा दिया जाता है। अगर वही डाटा एक पैराग्राफ में किसी लैंग्वेज में बोल दिया जाए, अगर किसी लैंग्वेज की फॉर्म में डाटा दे दिया जाए, किसी पैराग्राफ की फॉर्मेट में डाटा दे दिया जाए, तो उसको हम कैसलेट डीआई बोलते हैं। अब कैसलेट डीआई दो तरीके से होती है। एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, डाटा को मेंशन करना सबसे आसान क्या टेबल में होता है कि नहीं होता है? टेबल डीआई में सबसे ज्यादा आसान होता है। ठीक है, डाटा को, किसी भी डेटा को मेंशन करना टेबल डीआई में सबसे आसान होता है। अब ये जो आप लोगों की टेबल डीआई होती है, इसी को हम लोगों ने, मैंने जब आप लोगों को शुरू में डीआई चालू करवाई थी, उस टाइम पे मैंने बोला था कि यही जो टेबल डीआई है, इसी के डाटा को आप लाइन में भी मेंशन कर सकते हो, बार ग्राफ में भी मेंशन कर सकते हो, पाई चार्ट में भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान ये होता है बनाना। तो मान लो अगर आपको कभी डीआई बनानी पड़ेगी, तो हम तो सबसे ईजी ऑप्शन चॉइस करेंगे, यानी कि हम लोग किस पे जाएंगे, हम लोग लाइन ग्राफ के ऊपर ही जाएंगे। लाइन ग्राफ पे नहीं, टेबल डीआई पे जाएंगे। लाइन ग्राफ पे, बार ग्राफ पे, पाई चार्ट पे नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, हम टेबल ही बनाएंगे। तो एक तो जब भी हमें कोई डाटा दिया होगा तो हम उसको टेबल में मेंशन करेंगे। तो एक तो वो टेबल वाली डीआई हो गई आपकी कैसलेट में। दूसरा, एक डीआई आप लोगों की वेन डायग्राम से बनती है। इनमें फर्क कैसे पता चलेगा सब बताऊंगा मैं, थोड़ा सा वेट कर। वेन डायग्राम मतलब इस तरीके से सर्कल्स बनाते हैं और उनमें डाटा को पुट करते हैं हम लोग। तीसरा जो होता है वो बेस्ड ऑन अर्थमेटिक। होता क्या है, मान लो टाइम एंड वर्क का कोई प्रश्न है। अब टाइम एंड वर्क के बारे में इतनी सारी जानकारी दे दी मैंने ऐसे पैराग्राफ में, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 पूछ लिया टाइम एंड वर्क पे, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ लिया, फिर कुछ पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया। तो कुछ लोगों को लगता है कि सर वो कैसलेट डीआई है। मान सकते हो कैसलेट डीआई बोल सकते हो, लेकिन उसका कैसलेट डीआई को अलग से पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। जिसको टाइम एंड वर्क आता है ना, वो इजीली कर सकता है। तो अगर आपको टाइम एंड वर्क आता है तो ये तीसरे वाला कर सकते हो। टाइम एंड डिस्टेंस पे तो टाइम एंड डिस्टेंस आना चाहिए, बोट एंड स्ट्रीम पे तो बोट एंड स्ट्रीम आना चाहिए। तो अगर किसी को वो सारे टॉपिक्स आते हैं तो वो कर सकता है। तो कैसलेट डीआई जब हम लोग अलग से पढ़ेंगे तो उसमें ये वाला पोर्शन हम नहीं पढ़ेंगे, प्री में तो आएगा भी नहीं अभी। ये जो पोर्शन होगा ये हमारा कवर होगा उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर। जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं तो वहीं पे, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो वहीं पर कवर होगा। हम लोग अभी जो हमारा फोकस रहेगा वेन डायग्राम और टेबल के ऊपर रहेगा। अब सबसे पहले में फर्क महसूस करना है कि वेन डायग्राम और टेबल डाई कब होती है। तो क्वेश्चन को देख के हमें समझ में आना चाहिए कि ये टेबल डीआई है या वेन डायग्राम है। ध्यान से समझना, टेबल डीआई और वेन डायग्राम में फर्क बता रहा हूं। वेन डायग्राम वाले डीआई में मैं फर्क बता रहा हूं। टेबल डीआई में जो वेरिएबल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो 3 से ज्यादा मिलेंगे आप लोगों को हमेशा, लगभग लगभग चांसेस में। और वेन डायग्राम वाले में 3 ही मिलेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम वाले में कॉमन डाटा दिया गया होगा, आप लोगों को बोथ, ओनली जैसे वर्ड बार बार में रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो ये पहचान है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में बोला गया द ऑफिसर्स कॉलोनी बट डाउन हैज 2800 मेंबर्स आउट ऑफ विच 650 मेंबर्स रीड ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर। 500 मेंबर्स रीड ओनली हिंदी। बताओ ओनली आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर आगे देखा 450 रीड ओनली मराठी न्यूज़पेपर। एक तो ओनली जैसे वर्ड्स आ रहे हैं, फिर ऊपर से और भी चेक करना है क्या वेरिएबल कितने हैं इसमें। इंग्लिश, हिंदी और मराठी, 3 ही वेरिएबल है। कॉमन डाटा क्या होता है? कॉमन डाटा बताता हूं क्या होता है। जैसे ये दिया हुआ है 400 मेंबर्स रीड हिंदी एज वेल एज मराठी न्यूज़पेपर, यानी कि हिंदी और मराठी में कॉमन डाटा दिया हुआ है कुछ न कुछ। तो ये आपकी पहचान होती है कि आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन करना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, पहले पहचान करते हैं उसके बाद में देखेंगे। सिंपल प्रश्न क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं भाई, कलर लेवल पे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जो पिछली पीडीएफ में मैंने दिखाए थे। यहां पे देखो क्वेश्चन
एक कंपनी 5 अलग अलग उत्पादों का उत्पादन करती है, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर। एक कंपनी प्रोड्यूस्ड 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो पहली बार में ही पता चल गया 5 प्रोडक्ट है, 5 वेरिएबल हैं। 5 वेरिएबल है, इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी डीआई होगी, टेबल होने की। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको डिफरेंस ये पता होना चाहिए। अब आ जाओ टेबल डीआई का, तो हम लोग डाटा जो भी होता है वो मेंशन कैलकुलेट करके करना होता है, तो वो मैं दिखा दूंगा। आपको मेन सीखना है अभी वेन डायग्राम। आप देखो वेन डायग्राम में मैं बना रहा हूं अभी, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। ये जो चीज आगने वाले 10 मिनट में बता रहा हूं ना, ये जिसको नहीं समझ में आएगी ना, तो देख लेना वेन डायग्राम वाली डीआई कर ही नहीं पाओगे। हम लोग मान लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं, तो ये वाला सर्कल मैथ्स पढ़ने वालों का हो गया। कुछ रीजनिंग पढ़ते हैं तो ये रीजनिंग पढ़ने वालों का हो गया, और कुछ लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो ये इंग्लिश पढ़ने वालों का हो गया। अब ध्यान से समझना भाई, अगर मैं इस पूरे सर्कल ऐसे वैल्यू लिख देता हूं, ये कोई भी वैल्यू मान लेना भाई, वैल्यू है ये, ठीक है, स्मॉल में कि भाई यहाँ पे इतनी संख्या है, एक तरीके से मैंने ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एक चीज बोलता हूं कि मैथ्स पढ़ने वालों की संख्या बताओ, तो आप क्या सोचोगे, ये मैथ्स वाला सर्किल पूरा पढ़ने वाला है, तो मैथ्स पढ़ने वालों की संख्या बतानी है तो a प्लस बी प्लस ई प्लस डी। लैंग्वेज का खेल है पूरा का पूरा, ध्यान से समझ लेना, लैंग्वेज नहीं समझो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा फिर, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस ई प्लस डी। ये पूरे सर्कल की वैल्यू मैथ्स पढ़ने वालों की संख्या होगी कि नहीं होगी। अगर आप लोगों को रीजनिंग पढ़ने वालों की संख्या निकालनी है तो इधर वाले पूरे सर्कल की वैल्यू ई प्लस ए प्लस सी प्लस बी। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने वालों की निकालनी हो तो ये तीनों चारों को जोड़ दोगे। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस में ऐसे लिख देता हूं कि भाई ओनली मैथ्स पढ़ने वालों की संख्या बताओ, जो लोग केवल मैथ्स ही पढ़ते हो और कुछ ना पढ़ते हो, तब आप बोलोगे सर ये डी ई और बी, ये तो रीजनिंग, इसमें तो इंग्लिश भी आ रहा है, इसमें भी इंग्लिश आ रहा है, तो ओनली पढ़ने वाले मैथ सिर्फ ये वाले हैं, मतलब ए। तो इस बात में एक तो फर्क समझ में आना चाहिए। अब मैं आप लोगों से कमेंट कर करके कमेंट से पूछूंगा कि कौन सी संख्या, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो उसमें आप क्या वैल्यू बताओगे। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, केवल इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या बताओ, ओनली इंग्लिश वालों की संख्या बताओ। जी हो गई, चलो वेरी गुड। ओनली इंग्लिश वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, जी हो गई। अब मैं पूछता हूं ओनली रीजनिंग पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी, सी होगी। अगर इंग्लिश पूरा पढ़ने वालों की संख्या निकालनी होती कि इंग्लिश पढ़ने, सिर्फ ये बोल दिया इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या बताओ, तो उसमें जी भी आता, डी भी आता, ई भी आता, एफ भी आता। लेकिन बोल दिया ओनली इंग्लिश वालों की बताओ तो सिर्फ जी आएगा। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज का इसमें चक्कर रहता है। अब इतना तो सिंगल सब्जेक्ट में तो सारे लोग समझ गए। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो बोथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ्स प्लस रीजनिंग, जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें मैथ्स भी आता है आप लोगों का और रीजनिंग भी आता है, मैथ्स प्लस रीजनिंग पढ़ने वालों की संख्या बताओ। ठीक है, तो ये देखा मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग में कॉमन क्या क्या है, ये वाला हिस्सा कॉमन है कि नहीं मैथ्स और रीजनिंग में, ये वाला जो मैंने अभी डॉट डॉट किया है ब्लैक कलर से, यही है। तो ये मैथ्स और रीजनिंग में कॉमन है, तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वालों की संख्या हो गई आप लोगों की बी और ई। अब इसमें एक वर्डिंग और आती है, बोल देता है कि ओनली हु स्टडी बोथ मैथ्स प्लस रीजनिंग, हु स्टडी बोथ मैथ्स प्लस रीजनिंग ओनली। मतलब ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, तो बताओ क्या होगा। मेरे रिफ्रेश करने से कुछ नहीं होगा, सबको दिखाई दे रहा है, मेरे रिफ्रेश करने से क्लास बंद हो जाएगी। क्या बोल रहे हो, ए बी सी नहीं, देखो
मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने वालों की संख्या, केवल मैथ्स और रीजनिंग, बोथ सब्जेक्ट पढ़ रहा है ना, दोनों पढ़ने चाहिए, तो दोनों पढ़ने वाले तो मैथ्स और रीजनिंग के बी और ई, ये है बी और ई। लेकिन ओनली केवल मैथ्स और रीजनिंग ही पढ़ना चाहिए और कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये ई तो देखो इंग्लिश भी पढ़ रहा है, तो केवल मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने वाला बी ही है, तो इसकी संख्या आएगी बी। अरे समझ में आया बी कैसे आया? ए और सी नहीं आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं ए और सी में दोनों सब्जेक्ट छोड़ पड़ रहे, हु स्टडी बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, चलो तो ये अगर बोथ मैथ्स और रीजनिंग पूछे तो दोनों, बोले बोथ सब्जेक्ट पढ़े लेकिन केवल ये पढ़ना चाहिए, तीसरा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए और कोई, तब आएगा आप लोगों का बी। एज इट इज रीजनिंग और इंग्लिश में देखो, अगर आपको पूछा जाए रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या बताओ, तो ये रीजनिंग और इंग्लिश में क्या कॉमन आ रहा है भाई, ये पोर्शन हो जाएगा रीजनिंग और इंग्लिश का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रीजनिंग और इंग्लिश, केवल रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या बताओ, तो वो क्या होगी, एफ होगी। इसी तरीके से तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वालों की संख्या बताओ भाई, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वालों की संख्या बताओ, जो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन ये वाला हिस्सा है बस, तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वालों की संख्या हो गई ई। अब मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, जो लिखूंगा मान लो ये ए बंदा है, ये बी बंदा है, और ये ए चीज है, ये बी चीज है, सी चीज है, सब्जेक्ट मान लो ये ए बी सी, या फिर चॉकलेट मान लो, चॉकलेट का नाम है ए बी सी, तो केवल ए चॉकलेट पसंद करने वालों की संख्या कहां लिखूंगा मैं, यहां लिखूंगा, केवल ए पसंद करने वाले हैं ये। केवल बी चॉकलेट पसंद करने वालों की संख्या कहां लिखूंगा मैं, यहां लिखूंगा, मान लो केवल बी। केवल सी चॉकलेट पसंद करने वालों की संख्या यहां लिखूंगा मैं। इसमें सिर्फ इसी हिस्से की वैल्यू है, इसी हिस्से की वैल्यू, आपको दूसरा नहीं लिखना है यहां पे जब भी क्वेश्चन सोल्व करो। अब मैं बोलता हूं तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वालों की संख्या बताओ, तो ये हो गया तीनों में कॉमन आ गए, या फिर तीनों चॉकलेट पसंद करने वालों की संख्या बताओ। इसके बाद में मैं ये बोलता हूं कि उनकी संख्या बताओ जो केवल ए और बी, ई चॉकलेट को, ई नहीं सी, केवल ए और सी चॉकलेट पसंद करते हैं, उन लोगों की संख्या बताओ वो जो केवल ए और सी दोनों टाइप की चॉकलेट पसंद करते हैं, तो वो क्या हो गया, ये हो गया ई। लेकिन अगर ये बोलूं कि ए और सी दोनों टाइप की चॉकलेट पसंद करने वालों की संख्या बताओ, तब दोनों मिला के आएंगे, डी प्लस ई आएंगे। लेकिन अगर बोलूं केवल ए और सी दोनों टाइप की चॉकलेट पसंद करने वालों की संख्या बताओ, तब सिर्फ और सिर्फ ई आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे, और ये लैंग्वेज वाला चक्कर किस किस को समझ में आ गया बताओ, चलो ठीक है। अब आ जाते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। भाई पहला क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि पहला जो प्रश्न मैंने लिया है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कैसे करनी है उसका नॉलेज आपको हो जाए उसके हिसाब से लिया है। तो मैं सबसे पहले तो वेन डायग्राम इधर बना देता हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ते जाओ और लिखेंगे। द ऑफिसर्स कॉलोनी बट डाउन हैज 2800 मेंबर्स, टोटल मिला के 2800, यानी सारे सर्कल्स की वैल्यू मिला के कितनी है, 2800 है। आउट ऑफ विच 650 मेंबर्स रीड ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर, उनमें से 650 केवल इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मान लो मैं इंग्लिश यहाँ लिख देता हूँ, तो इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, केवल और केवल 650 है। ठीक है, केवल इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या बोली है इसने। अगर मान लो मैं ये ओनली यहां से हटा देता, तो क्या मैं इस 650 को यहां पे लिख पाता, यही मेन समझना है यहां पे। ये समझ गए तो फिर इसका चक्कर ही खत्म फिर।
लेकिन यहाँ पे ओनली है इसलिए हम लोग वहां पे लिखेंगे, नहीं लिख पाता अगर ये होता तो। फिर आगे बोला कि 500 मेंबर्स रीड ओनली हिंदी न्यूज़पेपर। तो मान लेते हैं ये हिंदी न्यूज़पेपर है, तो 500 ओनली हिंदी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे संख्या आएगी। 450 मेंबर्स रीड ओनली मराठी न्यूज़पेपर। तो मराठी पढ़ने वाले कितने हैं? केवल मराठी पढ़ने वाले 450 हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहे प्रश्न। द नंबर ऑफ मेंबर्स रीडिंग ऑल 3 न्यूज़पेपर इज 200। तो ये क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। उसके बाद में आ जाते हैं 400 मेंबर्स, ध्यान से समझना इस लाइन को। 400 मेंबर्स रीड हिंदी एज वेल एज मराठी। 400 ऐसे मेंबर है जो हिंदी भी पढ़ते हैं और वैसे ही मराठी भी पढ़ते हैं। ओनली हिंदी और मराठी न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, केवल हिंदी में पढ़ो। 400 सदस्य हिंदी के साथ केवल मराठी समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। हिंदी के साथ केवल मराठी होना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हिंदी के साथ में केवल मराठी पढ़ने वाले यही तो हैं, बताओ। मान लो यहां पे मैं ए लिखता हूं, तो किसी को ये तो नहीं लग रहा ना सर A + 200 होना चाहिए, क्योंकि हिंदी और मराठी में तो देखो सर ये कॉमन आ रहा है। नहीं, उसने केवल बोला है, ठीक है ना, केवल बोला है, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा ही होगा हिंदी और मराठी का, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा आप लोगों का 400 आ जाएगा। उसके बाद देखो 300 सदस्य अंग्रेजी के साथ मराठी केवल समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। अंग्रेजी और मराठी केवल 300 आ गया यहाँ पे। उसके बाद में 300 सदस्य अंग्रेजी के साथ केवल हिंदी भी पढ़ते हैं, ये यहाँ पे आएगा। तो केवल वेवल का चक्कर समझ गए। यहाँ पे तो देखो सीधा सीधा वैल्यू पुट हो रहा था, इस क्वेश्चन में मैंने कराया इसलिए कि वैल्यू समझ में आए आपको। बाकी एग्जाम में ऐसा होगा नहीं कि भाई सीधा सीधा वैल्यू हो जाए, एग्जाम के क्वेश्चन भी करेंगे जो भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो भी थोड़े टेढ़े मेढ़े से आते हैं, तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज और सीख लेते हैं हम यहीं पे, है ना। तो देख लो फिर, हाउ मेनी मेंबर्स रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर। तो कहीं पर भी एटलीस्ट आए ना, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, एटलीस्ट 3 न्यूज़पेपर, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। तो 2 और 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन टोटल मिला के तो 3 ही न्यूज़पेपर है। तो 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले और 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, दोनों टाइप के आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? 300, 300, 400। तो 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले तो कितने हैं? 600 और 400 1000। लेकिन 3 वाले भी तो आएंगे इसमें, तो 1200। तो आंसर कितना आएगा? 1200। तो बताओ लैंग्वेज में कंफ्यूज तो नहीं होगे? अगर आप लोगों का एटलीस्ट आ रहा है तो उसमें 2 भी आए, 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी आ गए, 3 वाले भी आ गए। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर। अब बताओ हिंदी समाचार पत्र पढ़ने वाले सदस्यों की संख्या ज्ञात करो। तो बताओ, केवल हिंदी तो बोला नहीं मुझे, केवल हिंदी तो नहीं बोला, हिंदी समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बोली है, पूछी गई है। तो हिंदी का सर्कल की पूरी वैल्यू आ जाएगी। हिंदी का सर्कल क्या है? ये पूरा सर्कल, इसका वैल्यू काउंट करो। 500, 900, 1100, 13, 1400 हो गया है, 1400 हो गया है। अगर मान लो यहां पे मैं, अगर एक वर्ड का ही फर्क होता है, अगर यहां पे मैं ओनली लगा देता, तो बताओ इसका आंसर चेंज हो जाता कि नहीं हो जाता? फिर इसका आंसर क्या होता? फिर इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 500 होता। यही फर्क आप लोगों को समझना है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई। हाउ मेनी मेंबर्स रीड ओनली 1 न्यूज़पेपर। कितने लोग केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं? ये भी एक पढ़ता है, ये भी एक पढ़ता है, ये भी एक पढ़ता है, बस यही निकाल लेते हैं। कितने हो गए? 1600 हो गए। तीनों को जोड़ दो, जो ब्लैक कलर में सर्कल किया है। इसके बाद देखो, फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स रीडिंग एटलीस्ट 3 न्यूज़पेपर। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है? 3 भी और 3 से ज्यादा वाले भी। 3 से ज्यादा तो है ही नहीं इसके अंदर, और तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 200 है शायद, 200 ही थे ना, 200 ही है। देखो ये रहे,
तो इस टाइप की यहाँ पे लैंग्वेज आती है। एक क्वेश्चन है मेरे पास में बेसिक को थोड़ा और अच्छे समझने के लिए, लेकिन दिक्कत ये हिंदी में नहीं है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा, पहले आप इसको करने का प्रयास करें। हिंदी में मैं बता देता हूँ, अगर कोई हिंदी में जानना चाहता है तो हिंदी में वो बोल देता हूँ। इन ए कॉलेज 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर टॉट। एक कॉलेज में 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जा रही हैं। आउट ऑफ 1200 स्टूडेंट, टोटल 1200 स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर। ईच वन इज रिक्वायर्ड टू स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। उनमें से हर एक स्टूडेंट को कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य है। विच आर बेसिक, कोबल एंड सी, जो कि सब्जेक्ट्स हैं बेसिक, कोबल और सी, 3 लैंग्वेज हैं। 40 स्टूडेंट्स स्टडी ऑल 3 लैंग्वेजेस। 40 विद्यार्थी तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। 404 स्टूडेंट स्टडी ओनली सी। 404 विद्यार्थी केवल सी लैंग्वेज पढ़ते हैं। 222 स्टूडेंट्स स्टडी ओनली बेसिक। 222 विद्यार्थी केवल बेसिक पढ़ते हैं। 500 स्टूडेंट्स स्टडी कोबल। 500 विद्यार्थी कोबल पढ़ते हैं। 140 स्टूडेंट स्टडी बोथ सी एंड बेसिक। 114 स्टूडेंट्स विद्यार्थी सी और बेसिक दोनों लैंग्वेज पढ़ते हैं। एंड 388 स्टूडेंट्स स्टडी ओनली कोबल, और 388 विद्यार्थी केवल कोबल पढ़ते हैं। वेन डायग्राम से ही होगा, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई लैंग्वेज ध्यान से समझना भाई, थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी सी टेक्निक है। फिर इसके आगे एक क्वेश्चन ऐसा करूंगा जिसमें आपका पूरा दिमाग ही ओपन हो जाएगा, मतलब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन बोल रहा है इन ए कॉलेज 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज पढ़नी है। तीनों लैंग्वेज कौन कौन सी है भाई? एक है आप लोगों का बेसिक, एक है आप लोगों का कोबल, और एक आपका सी लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब आगे बोल रहा है 40 स्टूडेंट्स स्टडी ऑल 3 लैंग्वेजेस। तो 40 कहाँ आएगा? 40 तो यहाँ आएगा। उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, 404 स्टूडेंट स्टडी ओनली सी। ओनली सी पढ़ने वाले कितने हैं? 404 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 404, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन बोला 222 स्टूडेंट स्टडी ओनली बेसिक। तो बेसिक पढ़ने वाले कितने हैं? 222 हैं। फिर बोला गया 500 स्टूडेंट स्टडी कोबल। तो क्या 500 यहां पे लिख दूं मैं? क्या 500 वहां पे लिख दूं? क्वेश्चन बोल रहा है 500 स्टूडेंट स्टडी ओनली कोबल, ऐसे थोड़ी बोल रहा है, नहीं लिखना है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला ओनली कोबल पढ़ते हैं, उसने बोला कोबल पढ़ते हैं। इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ की नहीं होगी, इस पूरे सर्कल की है। जब पूरे सर्कल की वैल्यू होती है तो इसे नाम के आगे लिख दिया करो कि भाई ये जो अपना कोबल है ये पूरा का पूरा सर्किल कितना वैल्यू है? 500 वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, 114 स्टूडेंट स्टडी बोथ सी एंड बेसिक। बोला है 114 स्टूडेंट्स, 144 स्टूडेंट स्टडी सी एंड बेसिक लैंग्वेज। तो सी और बेसिक में कौन सा कॉमन है? ये है। तो क्या 114 यहां लिख दूं मैं? क्या 114 यहां लिख दूं मैं? नहीं लिख सकता, क्योंकि ये वाला कब होता? जब ये बोलता कि 114 स्टूडेंट स्टडी बोथ सी एंड बेसिक लैंग्वेज ओनली, तब तो 114 यहां पे सही हो जाता, लेकिन अभी ओनली नहीं बोला है। जब ओनली नहीं बोला है तो ये 114 जो वैल्यू दी गई है ना, ये इस पूरे हिस्से की है जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूं, ये इस पूरे हिस्से का वैल्यू है, इसका भी और साथ में इसका भी मिला के। बताओ, ये 114 इस जो डॉट मैंने किया है इसी पूरे हिस्से का वैल्यू है। इसका मतलब इसका वैल्यू है, तो यहां वाले हिस्से का क्या आएगा वैल्यू? इस वाले हिस्से का क्या वैल्यू आएगा? अगर ये 40 है, अगर ये 40 है, पूरा 114 है, तो ये कितना आएगा? 74 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। किसी भी स्टूडेंट को इस 74 में डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वेन डायग्राम वाली डीआई नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है ना। लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, 388 स्टूडेंट स्टडी ओनली कोबल। 388 स्टूडेंट सिर्फ कोबल पढ़ते हैं, तो 388 स्टूडेंट ने
कोबल पढ़ लिया भाई, केवल कोबल पढ़ लिया। जहां जहां आप वैल्यू नहीं लिख पाए, हमेशा एक ही अप्रोच रखनी है, वहां वहां पे कुछ भी एक्स वाई ए बी कुछ भी रख दो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आप देखो, अंदर जो वैल्यू आ गई, उसके अलावा बाहर कोई वैल्यू आपको पता है? दो वैल्यू पता है, एक तो टोटल 1200 है, टोटल 1200 है ना, टोटल यहां लिख दिया करो भाई, टोटल ये लिख लेना भाई पेपर में भी, नहीं तो फिर कई बार क्या भूल जाते हैं तो क्वेश्चन में वो काफी टोटल 1200 है, कोबल 500 है। कोबल जब मुझे पता लगा 500 है, तो इनसे, इन वैल्यूज से जो भी आपके पास है, इनसे आपको पता लगाना क्या ए और बी में कोई रिलेशन निकाल सकता हूं मैं, या फिर ए और बी का कुछ पता चल सकता है? आपको ये हमेशा देखना है, जो वैल्यू नहीं पता हो उसका। तो ये कोबल 500 दिया गया है, तो ये बताओ पूरा का पूरा मिला के 500 होगा कि नहीं होगा? अगर इस 500 में से मैं 388 और ये 40 माइनस कर दूं, तो क्या ए और बी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, ए प्लस बी प्लस 40 प्लस 388, इन सब का वैल्यू मिला लूंगा, तो ये तो कोबल का पूरा सर्किल हो गया। पूरा सर्किल हो गया, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आना चाहिए था? 500 आना चाहिए था। तो यहां से ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया भाई? माइनस करो उधर जाके, 388 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 12, 112 में से 40 माइनस करोगे तो 72 बचेगा भाई। ठीक है, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? 72 आ गया। क्यों निकाला हमने ये मैंने बता दिया आपको। आपको हमेशा देखना है, जो नहीं पता उसका क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्न पे। बस यही इसमें सिंपल सी चीज़ थी, यही हमें देखना था। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ओनली, मतलब केवल 2 पढ़नी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं और कुछ नहीं, केवल 2 लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज इज कोबल, मतलब कितने स्टूडेंट, क्वेश्चन को जूम कर लेता हूं मैं, हाँ, मतलब ये पूछ रहा है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 लैंग्वेज पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से एक कोबल होना बहुत जरूरी है। एक क्या होना चाहिए? कोबल होना चाहिए। तो अब मैं पीछे गया, देखो मेरे डायग्राम्स में, अब मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि 2 लैंग्वेज कौन कौन पढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला ये 74 भी 2 लैंग्वेज पढ़ रहा है, ये बी भी 2 लैंग्वेज पढ़ रहा है, ये ए भी 2 लैंग्वेज पढ़ रहा है, 2 लैंग्वेज तो ये सारे पढ़ रहे हैं। अब इसमें फिर क्वेश्चन ने बोला कि 2 लैंग्वेज पढ़ने वालों में से कम एक कोबल तो होनी चाहिए। तो 74 में तो कोबल है ही नहीं, कोबल सिर्फ इस ए और बी में है। इसका मतलब आपको ए प्लस बी का वैल्यू ही पूछा गया था, जो कि कितना है? 72 है। तो आप आंसर क्या टिक कर दोगे इसका? 72। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक लैंग्वेज कोबल होना चाहिए, ठीक है, तो 112 आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज। एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज किसने पढ़ा है? तो इस बार कोबल ओबल का कोई चक्कर नहीं दिया गया, उसने सीधा बोल दिया है कि 2 लैंग्वेज पढ़ने वालों की संख्या बता दो बस मुझे। तो मैं पीछे गया, फिर मैंने देखा 2 लैंग्वेज पढ़ने वाले कौन कौन हैं, तो एक तो बी है, एक ए है और एक 74 है। तो इसका मतलब 2 लैंग्वेज पढ़ने वाले कौन कौन हैं? ए प्लस बी प्लस 74, यही होगा कि नहीं होगा? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस 72 कर देना। तो मैं आगे लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना है वहीं पे आंसर में। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज पढ़ने वाले कौन कौन है? ए प्लस बी प्लस 74। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 72 और 74, तो ये कितना आ जाएगा? 146 आ जाएगा। आंसर इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी सी लैंग्वेज इज 554। अगर सी लैंग्वेज पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट 554 दे दिए मुझे, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी बेसिक लैंग्वेज। तो बेसिक लैंग्वेज पढ़ने वाले लोगों की संख्या बतानी है आप लोगों को। तो चलो पीछे, ठीक है, आपको सी पढ़ने वालों की संख्या 554 दे दी गई है। तो आ जाओ, पीछे गया मैं, तो मुझे इस बार सी के इस पूरे सर्कल का वैल्यू कितना दे दिया गया? 554 दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में मुझे पूछा गया कि इस बेसिक का पूरे सर्किल का वैल्यू बताओ। अब बेसिक का पूरा सर्किल का वैल्यू निकालने के लिए ये मुझे क्या चाहिए? 222 प्लस 74 प्लस 40, मुझे ए का वैल्यू चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए ए का वैल्यू? ठीक है, तो मुझे ए का वैल्यू चाहिए। अब ए का वैल्यू आप कहां से निकाल सकते हो? ए के लिए बारे में एक तो ये पता है, एक इस खुद ही इस क्वेश्चन ने एक नई इंफॉर्मेशन दी आपको कि सी की वैल्यू 554 है।
तो आप देखो सी की वैल्यू 554, देखो ये पूरा अगर मैं सबको जोड़ दूं तो ये 554 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ऐसे मत सोचा करो, आप ऐसे लिख सकते हो कि 74 + 40 + B + 404 इज इक्वल टू 554। बताओ ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। यहां से आपका क्या आ जाएगा, B का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे इक्वेशन नहीं बनानी है, आपको सीधा सोचना है कि यार ये 554 है, मैं क्या करता हूँ इसमें से पहले 404 माइनस करता हूँ, फिर 74, फिर 40 माइनस कर देता हूँ, तो बचा हुआ B आएगा। यही तो है। तो देखो 554 में से 404 माइनस कर दो, आप कितना बचेगा, 150 बचेगा। 150 में से 40 माइनस कर दो, 150 में से 40 माइनस कर दिया तो 110 बच गया। 110 में से 74 माइनस करोगे तो 26 और 10 36 बचेगा। यानी कि B का वैल्यू आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पे 36 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। 36 आ गया। B का वैल्यू 36 आ गया तो A का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अब बताओ मैं क्या बेसिक का पूरा जोड़ सकता हूँ, नहीं जोड़ सकता हूँ, ये पूरा का पूरा मामला जोड़ सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत वाली नहीं है। A की वैल्यू 36 आ गई। अब मुझे बेसिक कंप्लीट निकालना था सर, तो 74 में देखो 36 जोड़ो कितना आएगा, 26 जोड़ो 110 + 40 150, 150 + 222 372 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 372 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आंसर हो जाएगा 372। समझ में आ रहा है सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। ठीक है, सिंपल, हमें सी का वैल्यू दिया गया था, उससे ए का वैल्यू निकाल लिया, फिर उससे बी का वैल्यू निकाल लिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो आपको अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्या अगले जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें मैं ये 554 वैल्यू काम में ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता, क्योंकि ये DI का वैल्यू नहीं है, ये पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का वैल्यू है। तो ये अगले क्वेश्चन में ऐसे मत मान लेना कि ए और बी की तो हर क्वेश्चन में यह वैल्यू इतनी आएगी, नहीं। ठीक है, वो था सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी बेसिक लैंग्वेज इज 384। इस बार बेसिक का दे दिया कि बेसिकली पढ़ने वाले कितने हैं, 384 है। ठीक है, आगे पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी कोबल, तो कोबल एंड सी लैंग्वेज, व्हाट इज द स्टडी बोथ लैंग्वेज कोबल, तो कोबल प्लस सी पूछ लिया आप लोगों से, क्या पूछ लिया, कोबल प्लस सी पढ़ने वाले पूछ लिए गए। क्या ओनली कोबल सी पूछा है या कोबल और सी पूछा है, कोबल और सी पूछा है, ओनली नहीं पूछा है। कोबल और प्लस सी दोनों लैंग्वेज पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताओ मुझे। पीछे चलते हैं भाई, हमें क्या दिया गया है, बेसिक लैंग्वेज 384 दे दी गई है, तो हमें क्या दे दिया गया है, बेसिक लैंग्वेज का वैल्यू इस बार 384 दे दिया गया है ना, ये 384 मुझे दे दिया गया है। अब मुझे क्या पूछा गया था, कोबल और सी पढ़ने वालों की संख्या बताओ, तो कोबल और सी पढ़ने वालों की संख्या क्या होगी, ये बी वैल्यू ही कोबल और सी पढ़ने वालों की संख्या होगी क्या। देखो बेसिक लैंग्वेज 384 है, क्या आप लोगों को कोबल और सी लैंग्वेज पूछी गई थी, कोबल और सी पढ़ने वालों की संख्या बताओ, तो कोबल और सी लैंग्वेज पढ़ने वाले यही होंगे ना, जो मैंने डॉटेड किया ये पूरा हिस्सा होगा, केवल बी नहीं होगा। अगर ओनली कोबल और सी बोलता ना तब सिर्फ बी ही होता, लेकिन बोल उसने ओनली कोबल सी नहीं बोला, उसने बोला कोबल और सी पढ़ने वालों की संख्या बताओ, तो ये पूरा हिस्सा हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा जो मैंने डॉटेड कर दिया है। तो कुल मिला के आपके पास में एक जवाब आ गया कि आपके पास वैल्यू क्या निकालनी है, आपको बताओ 40 + B का वैल्यू निकालना है कि नहीं निकालना है। आपको ऐसे सोचना एग्जाम में कि भाई मुझे 40 + B का वैल्यू निकालना है। 40 + B का वैल्यू निकालने के लिए आपको B का वैल्यू चाहिए। अब B का वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको बेसिक का वैल्यू दिया गया है, देखो तो बेसिक का वैल्यू ये दिया गया, तो यहाँ से A का वैल्यू निकलेगा, कितना निकलेगा भाई, माइनस कर दो, 222 74 और 40 माइनस कर दो, तो बचा हुआ A ही बचेगा टोटल में से। तो सबसे पहले मैं 74 माइनस किया तो कितना बचेगा, 310 बचेगा। 310 में मैं 40 माइनस करूंगा तो 270 बचेगा। 270 में 222 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 48 आएगा कि नहीं आएगा, 48 आएगा ना, हाँ 48 आएगा। तो A का वैल्यू यहाँ से अब मेरे पास आ गया 48। ठीक है, A का वैल्यू मेरे पास में 48 आ गया। तो B का वैल्यू कितना आएगा भाई, यहाँ से 48 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 24। B का वैल्यू 24 आ गया। ठीक है,
तो आपके पास में b का वैल्यू 24 आ गया, 40 प्लस b करना था तो 24 यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 24, यहाँ पे वैल्यू रख दिया 64। योर आंसर इज 64। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नोट्स में हेल्प हो जाएगी। 40 प्लस b का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ से a का वैल्यू मेरा 48 आया था और फिर मेरा b का वैल्यू क्या आ गया था, 24 आ गया था। तो मैंने कर दिया था 40 प्लस 24 इज इक्वल टू 64। ठीक है भाई, चलो एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड। इस प्रश्न का आंसर दो भाई मुझे, ऑप्शन इसमें हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी सी एंड बेसिक लैंग्वेज। ध्यान, अब इस एक तो इस लैंग्वेज को पढ़ना, एक पीछे वाले क्वेश्चन में जा रहा हूं मैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी बोथ कोबल एंड सी लैंग्वेज। दो सेंटेंस में यहां पे लिख रहा हूं, आपके लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टडी सी एंड बेसिक लैंग्वेज ऐसे लिखा, एक लिखा स्टडी बोथ सी एंड बेसिक लैंग्वेज। इनमें फर्क होता है भाई, फर्क ये होता है, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं हम कई बार। इसमें बोला गया कि ऐसे लोग बताओ जो सी और बेसिक दोनों पढ़ रहे हैं। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर, टोटल और बोल दिया देखो ऊपर से, कुल संख्या बताओ जो सी भी पढ़ते हैं बेसिक भी पढ़ते हैं। तो क्या इसका मतलब सी का पूरा सर्किल और बेसिक का पूरा सर्किल, दोनों पूरे पूरे सर्कल्स की वैल्यू पूछी है कि नहीं पूछी है, पूरे पूरे सर्कल्स की पूछी है। कॉमन मत ले लेना, उसके अंदर कॉमन वाला हिस्सा मत लगा देना। ठीक है, तो इन दोनों लैंग्वेज में क्या होता है, फर्क होता है। चलो, अब आप लोगों को कौन कौन सी लैंग्वेज पूछी थी, वो सी और बेसिक। अब देखो, आपको सी का पूरा सर्किल और बेसिक का पूरा सर्किल का वैल्यू निकालना है जोड़ जोड़ा के, ये पूरा सर्किल और ये पूरा सर्किल। ठीक है, तो आप या तो 222 प्लस A40 ये सबको जोड़ दो तो ये दोनों सर्कल का वैल्यू आ जाएगा, या फिर आप सिंपली क्या करो, टोटल 1200 है ना, 1200 में से सिंपली ये 388 माइनस कर दो। अगर मान लो मैं टोटल में से ये 388 हटा देता हूं यहां वाला, तो ये दो सर्कल ही तो बचेंगे, कुछ और तो बचेगा ही नहीं, बेसिक और सी का ही बचेगा। तो कितना आ रहा है बताओ, 812 आ रहा होगा, तो 812 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 1200 माइनस 388 तो 812। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, हम लोगों ने कैसले डीआई कर ली है, अब एक भयानक से क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बस मतलब धीरे धीरे आराम से क्वेश्चन निकाल लेना है, ऐसे डरना नहीं है कि पता नहीं सर क्या दे दिया है ना। ये लो जी, क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है। पहले तो ये बता दो मुझे पूरा पढ़ने में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, जूम की भी लिमिट है मेरे पास में। हाँ, पढ़ो इसको, आराम से करने का प्रयास करो। छोड़ दो, अब छोड़ दो, जिसने जितना कर लिया ठीक है, जिसने नहीं किया वो भी ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद में, अरे यार रुक जा भाई, ये कैसे चल रहा है, एक सेकंड रुको। पहले तो बताओ डायग्राम मजा आ गया ना, देखो देख के, है ना। चलो आ जाओ, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा पतला और पेन करना पड़ेगा मुझे लिखने के लिए। हाँ,
देखो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसमें पहले तो इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के है ना डरना नहीं है। पहले तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, एज ए सिंपल आपको कॉन्सेप्ट आपको पता है, एक एक लाइन पढ़ते जाना है, क्वेश्चन में डायग्राम में पुट करते जाना है। अब इसमें एक छोटी सी बात है वो मैं और बताता हूँ। देर आर 1000 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, इन 1000 स्टूडेंट है कॉलेज में। आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स सम अपीयर्ड इन एग्जाम एक्स वाई जेड। 3 वेरिएबल हो गए भाई, ध्यान दे लेना, वहीं पे पता लग जाना चाहिए, वेन डायग्राम से होगा क्वेश्चन। वाइल सम नोट, कुछ ने एग्जाम दिया भी नहीं है। अब ये तो बड़ा चक्कर हो गया। अगर हम तीनों के अंदर अगर तीनों की वैल्यू टोटल 1000 मान लेंगे तब तो ये तो एग्जाम, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी तो हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। इसका मतलब इस जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें 3 सर्कल से बाहर भी एक वैल्यू आ रही हो तो आप एक रेक्टेंगल बनाओ। ये पूरा रेक्टेंगल तो हो गया आपका क्या, कॉलेज का वैल्यू की। इसका जो टोटल होगा वो कितना हो गया, इसका जो रेक्टेंगल का टोटल है वो तो 1000 हो गया। इस एक रेक्टेंगल के अंदर जितना भी वैल्यू आएगा वो सब मिला के 1000 है। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया वो ये है, एक्स वाई एग्जाम और जेड एग्जाम। जिन्होंने एग्जाम दिया वो तो ये तीनों सर्कल हो गए, नहीं दिया उसको यहां लिख देना साइड में कहीं पर भी। तो सर इन सर्कल्स के अलावा जो छूट के जो बच गया वो एग्जाम जिन्होंने नहीं दिया वो वैल्यू हो गई। समझ गए? हाँ तो 5 मिनट लग जाएंगे तो ये आएगा भी तो ना प्रीविरी में, हर कहीं पे आएगा भी उसी जगह पे जहां पे आपके पास होगा, थोड़ा सा समय होगा। चलो अब देखो, आ जाओ क्वेश्चन के अंदर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट अपीयर्ड इन एनी एग्जाम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम जेड ओनली। बड़ी दिक्कत सर, इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जब ऐसा वैल्यूज ना हो और आपको कुछ रिलेशंस दे रहा हो क्वेश्चन, तब आपको वैल्यूज मानते जाना है और क्वेश्चन में पुट करते जाना है। कैसे? इसने क्या बोला यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट अपीयर्ड इन एनी एग्जाम। नॉट अपीयर्ड वाले कहाँ आएंगे बताओ, इस रेक्टेंगल के अंदर यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे? मान लेता है कि मतलब ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, तो वो इस सर्कल से बाहर वाली वैल्यू ए हो गई। तो इन तीनों सर्कल से बाहर जो मिला उन्होंने क्या नहीं दिया, एग्जाम नहीं दिया है, तो इसको ऐसे डिनोट करना है। उसके बाद में बोला कि ये जो नंबर है ना, ये उन स्टूडेंट्स के बराबर है जिन्होंने जेड एग्जाम दिया है, ओनली जेड एग्जाम दिया है। तो इसका मतलब ए ही यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा बताओ? ए ही यहाँ पे आएगा। आगे बढ़ते चले जाओ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम वाई इज 360। वाई में जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है वो कितने, 360। क्या ओनली दिया है यहाँ पे बताओ? ओनली नहीं दिया है ना, तो क्या बताओ, क्या वाई के पूरे सर्कल की वैल्यू 360 है कि नहीं है? तो इसका मतलब वाई के पूरे सर्कल का वैल्यू कितना है, 360। तो वाई बराबर लिख देना, ये ऐसे मत मानना रेक्टेंगल के अंदर का कोई वैल्यू नहीं है ये वाई बराबर लिखा है, इसका मतलब वाई के पूरे सर्कल का वैल्यू है, ना कि ये रेक्टेंगल के बाहर का वैल्यू तो सिर्फ ए ही है। कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये लिख दिया मैंने जो वैल्यू था। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम एक्स बोथ इन एग्जाम बोथ एक्स एंड वाई, मतलब बोथ एग्जाम्स, एग्जाम के पहले लगा लेना। ठीक है, ये बोथ इन बोथ एग्जाम्स एक्स एंड वाई ओनली, मतलब एक्स और वाई एग्जाम में ओनली बैठने वाले लोग कौन से होंगे, पहले तो ये बताओ मुझे। ये कुछ फिर से बोल रहा हूँ, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन बोथ एग्जाम एक्स एंड वाई ओनली। दोनों एग्जाम में बैठने चाहिए एक्स और वाई में, उसमें भी ओनली। तो क्या ये सिर्फ इस वाले हिस्से की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जहां पे मैंने डॉट लगाया है? इसमें ये वाला हिस्सा तो नहीं आएगा ना जिसपे मैं अंगुली रख रहा हूं अभी? इसी वाले हिस्से की बात कर रहा है ना ये, ठीक है ना? ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो ये इसी हिस्से की बात कर रहा है, अगर आपके समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है फिर। ठीक है, उसके आगे बोल रहा है, एक तो इस वाले हिस्से की बात कर रहा था, अरे हाँ, ओनली टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेशियो दिया गया टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जाम, अपीयर्ड इन बोथ एग्जाम्स वाई एंड जेड ओनली। तो वाई एंड जेड ओनली वाले बोथ एग्जाम कौन से? वाई एंड जेड बोथ एग्जाम, यानी कि ये इन दोनों हिस्से की बात कर रहा है। इतना किस किस को समझ में आ गया? ये हमारे बेसिक्स मजबूत हुए इसलिए हुआ। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अभी तक 360 तक सबको समझ में आ गया होगा। उसके आगे बोला गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम एक्स, अपीयर्ड इन बोथ आएगा बीच में, करेक्शन है, बोथ एग्जाम्स एक्स एंड वाई ओनली।
तो एक्स एंड वाई ओनली वाला हिस्सा कौन सा है, ये मैंने जो डॉट लगाया यही हिस्सा है। टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared in exam y and z only in both y and z only, तो y and z only कौन सा है, ये वाला हिस्सा है। बताओ ये हिस्से में अभी समझ में आ गया। योतेश कुमार मिश्रा जी, अरे पहले सीख लो फिर बता दूंगा कौन सा लेवल है। ये बात समझ में आ गई, यानी कि इन दोनों हिस्सों की बात कर रहा है वो। अब इन दोनों हिस्सों में मुझे रेशियो क्या दिया गया है, 2:3 दिया गया है। इन दोनों हिस्सों में मुझे रेशियो 2:3 दिया गया है। अब बताओ क्या इन दोनों हिस्सों में 2:3 तो आप लिख नहीं सकते, 2:3 तो आप लिख नहीं सकते, लेकिन वैल्यू तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जब भी आपको कोई दो रेशियो दिए गए हो, कोई भी दो रेशियो दिए गए हो, आपको दिया गया है रेशियो 2:3, कहीं पर भी दिया गया हो, अगर आप इनको रेशियो में काम में ले सकते हो तो लो, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो के हिसाब से लेते चले जाओ। लेकिन मान लो ऐसी मजबूरी फंस जाए कि इन रेशियो वैल्यू का रियल वैल्यू भी नहीं पता है मुझे, और मुझे रियल वैल्यू की तरह काम में भी लेना है इसको, दोनों चीज एक साथ हो जाए, तब आप क्या करो, इसका रियल वैल्यू 2x मान लो, इसका रियल वैल्यू 3x मान लो, x का वैल्यू फिर निकालते रहेंगे। तो इनका रियल वैल्यू आप लोग मान सकते हो 2x या 3x। तो आपको रेशियो दिया गया था 2 और 3, या एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, उसमें x तो ऐसे ही हर बार मान लेते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो मैं क्या वैल्यू मानता हूँ इसका, ऊपर वाले का तो यहाँ पे मुझे 2 दे रखा था, तो यहाँ पे यार x में कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए क्या माने, x ही मान लेते हैं, इसको बड़ा x लिख देते हैं, एग्जाम को बड़ा x लिख देते हैं, ये छोटा ये 2x और यहाँ पे 3x। बताओ भाई 2x और 3x समझ में आ गया सभी को। 200-300 नहीं माना है, 200-300 मानेंगे तो यहाँ पे रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं ना हम लोग सारी, 360 में इनमें कैलकुलेट करेंगे। ये कोई ऐसे 2 लाइन का क्वेश्चन थोड़ी है कि कुछ ही मान के कर लेंगे, ये तो कैसे ले लिया ये। अच्छा 2x 3x सबको समझ में आ गया कि भाई इन दोनों का वैल्यू का रेशियो दिया गया तो उसको रियल वैल्यू में लिख दिया हमने। आगे बढ़ो फिर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम x एंड z बोथ, मतलब x और z में दोनों में बोथ, इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ओनली एग्जाम z। अब बताओ, जैसे लाइन बोल रहा है वैसे कर दो। लाइन ने बोला है कि x और z दोनों के अंदर, अच्छा मैं दिख नहीं रहा हूं, हाँ, x और z दोनों के अंदर, दोनों जो एग्जाम दे रहे हैं उनकी जो संख्या है, तो पहले देखो x और z दोनों एग्जाम दे रहे हैं, वो संख्या कौन सी है, ये डॉटेड किया, ये पूरा एरिया है कि नहीं, ये बताओ। कहीं इधर वाला ओनली ओनली नहीं बोला है इसमें, इसमें बोला है x और z बोथ एग्जाम दे रहा है, तो ये तो ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाले हिस्से की जो वैल्यू है, इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन ओनली एग्जाम जेड, ओनली जेड जो एग्जाम देंगे ना उससे आधा है ये। ओनली जेड एग्जाम क्या है बताओ, ओनली जेड एग्जाम पता है आपको, ए है, यानी कि इन दोनों का वैल्यू मिला के कितना होगा, a/2 होगा इन दोनों का वैल्यू। अब इन दोनों का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, इसका वैल्यू मैं b मान रहा हूं, इसका वैल्यू मैं c मान रहा हूं। लेकिन जब मैं इसका वैल्यू b मान रहा हूं, इसका वैल्यू c मान रहा हूं, तो मुझे एक चीज का यहां से आइडिया लग चुका है, और वो आइडिया क्या है, वो आइडिया ये है कि b + c = a/2। ये किसको समझ में आया, इसने यही तो बोला था कि ये जो पूरा वैल्यू था ये इस वैल्यू का आधा है। अब ये अलग अलग वैल्यू मुझे नहीं पता थी तो मैंने b और c मान लिया, लेकिन b और c मिला के a का आधा होगा। एक एक बात को समझते चले जाओ, कहीं भी दिक्कत है बता दो, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन पूरा समझ में आना चाहिए। ऐसी लैंग्वेज को कैसे सुलझाते हैं ये आपको पता लगना चाहिए, है ना। मजा आ रहा है ना, हाँ फिर ठीक है। फिगर क्लियर नहीं हुआ योतेश जी, क्या दिक्कत आ रही है बताओ मुझे। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम एक्स ओनली, एक्स ओनली, केवल x मतलब इस वाले नंबर की बात कर रहा है, इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन y ओनली। ये y से 50% ज्यादा है y ओनली से, तो y ओनली तो पता ही नहीं अभी हमें, y ओनली पता है क्या आपको,
वाई ओनली पता है? क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड इन एग्जाम एक्स ओनली इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड इन वाई ओनली। तो हमें वाई ओनली नहीं पता है अभी तक। तो फिर यहाँ पे क्या बांधते हैं, सी और डी मान लेते हैं, बी सी आ गया, डी और ई मान लेते हैं इसको, और क्या है, डरना नहीं है, मानते हुए चलो फिर। लेकिन डी और ई में रिलेशन दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड इन एक्स एग्जाम ओनली 50% मोर देन, एक सेकंड रुको, इसको मान लो ना मोर देन। अगर इसको डी मान लिया तो ये 1.5 डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? एक को ही मानो, दोनों को मानने की जरूरत नहीं है। कैसे? नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड इन एग्जाम इज ओनली 50% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड इन वाई ओनली। तो वाई ओनली में डी मान लिया मैंने, तो इसका 50% ज्यादा एक्स में 1.5 डी हो जाएगा। सर 1.5 डी कैसे? ऐसे भाई, 1.5 डी कैसे, इसका जवाब दे देता हूं मैं भाई। मैंने वाई ओनली जो है ना उसको मैंने डी मान लिया। अब क्वेश्चन ने बोला एक्स ओनली जो है वो वाई ओनली से 50% ज्यादा है। 50% ज्यादा का मतलब क्या? 1.5 डी नहीं लिख सकता मैं, ये डी है तो 50% ज्यादा 1.5 डी, समझे ना? इसको 1 डी माना ना, तो 1 का 50% क्या होता है? 0.5, वो ज्यादा है ये। इतना पेशेंस से देखो, आपको कोई नहीं समझाएगा। सब लोग है ना ये दिखाने के लिए कि हम जल्दी जल्दी करवाते हैं, इतनी देर में तो सोल्व करके आगे बढ़ जाते हैं कि भाई मैंने तो कर दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। ऐसे नहीं होता है, हमारा काम है आपको सिखाना। जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक करेंगे इसको। यहाँ तक हो गया, अगर पानी पी लेता हूँ मैं, आप देखो इसको। अगर कोई और दिक्कत है तो कमेंट करो। हाँ, सुमित ने बोला है सर 0.5 डी नहीं आएगा। वो उसने बोला, उसने ऐसे नहीं बोला उसका 50% है, उसने बोला है 50% ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो 1.5 आएगा। आगे बढ़ो। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड इन ऑल थ्री एग्जाम इज 4% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। मतलब जो तीनों एग्जाम देंगे वो 4% है, किसका? टोटल का। तो 1000 का 4% कितना आएगा बताओ? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज 40। तो इसका मतलब आपके पास किसका वैल्यू आ चुका है? सी का वैल्यू आपके पास आ चुका है। तो आप यहाँ पे ना, आपके पास एग्जाम में बड़ा डायग्राम होगा तो सी के बराबर में लिख देना आप। मेरे पास बराबर में लिखने को जगह नहीं है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? 40 लिख देता हूँ। अब आप देखना, हमने कुछ आगे लिखा था सी, तो यहाँ पे सी का वैल्यू 40 आ चुका है। ध्यान रखना भाई, सी का वैल्यू क्या आ चुका है? 40 आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड इन वाई एग्जाम ओनली, यानी कि ये डी की बात कर रहा है, इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड इन वाई एंड जेड ओनली। तो वो तो सेम है वाई और जेड ओनली का। तो वाई और जेड ओनली क्या है? 3x है। वाई और जेड ओनली, इसका मतलब डी का वैल्यू क्या है? 3x। लास्ट लाइन में पूरा जुगाड़ छुपा हुआ था। अगर हम लोग पहले ही डिमोटिवेट हो जाते यार, तो रिलेशन नहीं निकल रहा। लास्ट लाइन में डी का वैल्यू 3x आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब डी का वैल्यू 3x आ गया, हटा दो। यहाँ पे 1.5 डी था, तो डी की जगह 3x लिखोगे तो क्या आ जाएगा? ये 4.5 डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 4.5x। अरे इतना समझ में आ गया सभी को? सर कैसे आया 3x? बताते हैं कैसे आया 3x। दुख सुनो भाई, क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ, लाइन पढ़ो, लैंग्वेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड इन वाई एग्जाम ओनली। तो वाई एग्जाम ओनली वाले कौन है? यही तो है जहां मैंने क्वेश्चन मार्क किया है। इज सेम, सेम है वो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड इन वाई एंड जेड ओनली। वाई और जेड ओनली क्या है? 3x है, वो 3x के बराबर है, तो इधर 3x आएगा। इसलिए इसीलिए तो मैं लैंग्वेज पे इतना जोर दे दे के आपको पहले सिखाया हूं कि भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए पहले छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चंस का आना बहुत जरूरी है।
और यहाँ पे ये डी का वैल्यू था, ये डी का वैल्यू आया था आपके पास में, तो ये 1.5 डी था। अब डी का 3x वैल्यू यहां लिखूंगा तो 4.5x आएगा कि नहीं आएगा, तो आ गया 4.5x। ये सारा मामला बन गया हमारा। अब समझ में आया भाई? मैं तो 2 दिन से आपको लैंग्वेज ही सिखा रहा हूं, अब आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में घर जाके क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, तभी लैंग्वेज समझ में आएगी। लैंग्वेज डिफिकल्ट है, मैं खुद मान रहा हूं इस बात को, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज समझाने में कोई कमी है तो बताओ आप मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अच्छे से क्वेश्चन चल रहा है। अब हमें ये सब निकालने के बाद में पूरा डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये और बची हुई है बस। तो यहाँ से b का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, b का वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ a/2 - 40। तो चाहो तो ये लिख दो, यहाँ पे b का वैल्यू क्या लिख दो, a/2 - 40 लिख दो। वो जो इक्वेशन बनाई थी ना उससे c का वैल्यू 40 था, तो a/2 - 40 बस। तो ये भी मामला खत्म हो गया। अब हमें इस पे भी ध्यान नहीं देने की जरूरत है। अब हमारा फाइनल डायग्राम बन गया ये। अब देखो, अब आपको ना, आपको रियल वैल्यू कौन सा पता है? एक तो ये 1000 पता है, एक 40 पता है और एक ये 360 पता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। अब आपको ध्यान से देखना है कि आप कौन सा वैल्यू यूज में लेके कुछ निकाल सकते हो। क्या 1000 यूज करके आप किसी का वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स का या फिर ए का? 2 वेरिएबल है ना, एक्स और ए, वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन फिर देखो 40 का तो यूज लेके कुछ कर ही नहीं सकते। क्या इस 360 का यूज करके निकाल सकते हो? देखो y को पूरा जोड़ने पे 360 आ रहा है, यानी कि 3x + 3x यानी कि 6x + 2x यानी 8x + 40 = 360। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 8x + 40 = 360? बताओ भाई। बोल सकता हूं आराम से। तो यहां से इस पूरे सर्कल का वैल्यू काउंट कर लिया, देखो मैंने 360। यहां से मैं लिखूंगा x का वैल्यू क्या आएगा, अरे रुक जा भाई, हाँ, यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, x = ये 320 बन जाएगा, इधर 8 का 8 चौक 32, x का वैल्यू 40 आ जाएगा भाई। कैसे आएगा, इधर जाओ देखो 8x = 320 हो जाएगा, 40 इधर जाके माइनस करो तो 8 चौक 32 40 आ जाएगा। x का वैल्यू जैसे ही 40 आया, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। जैसे ही x का वैल्यू 40 आया वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, क्या कैस कौन सा कलर अच्छा ये लेते हैं। x का वैल्यू 40 आता है, इसका वैल्यू 120, इसका वैल्यू भी 120, इसका वैल्यू 80, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, x की जगह 40 रखोगे तो 45 × 90 180। ठीक है, 180 आ जाएगा। बताओ इतना वैल्यू समझ में आ गया सभी को? आ गया। अब देखो इसके बाद में एक वेरिएबल और बच गया a, कि सर इस a का क्या करें? बिल्कुल कर देंगे, इस a का भी कर देंगे। देखो कुछ न कुछ जुगाड़। a के लिए अब रियल वैल्यू बचा है सिर्फ ये 1000, इसी से निकलेगा अब जो भी निकलना है, ठीक है। तो मैं अगर टोटल जोड़ना चाहूं तो ये देखो 180 + 120 कितना बन जाएगा, 200 300 और ये 200 500 बन जाएगा ना, ये पूरा का पूरा 500 और ये 40 बन जाएगा, 540 बन जाएगा, ठीक है। 540 बन गया ये, 540 बन गया। कौन कौन सा बना 540? ये जोड़ दिया उसमें, ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया। बचा कौन कौन सा? बस ये 2 वैल्यू बची ना, ये 2 वैल्यू बची। ये 2 वैल्यू क्या है, प्लस a/2 - 40 प्लस a, यही बची। तो बताओ ये जो मैंने आगे जो स्लाइड में भी लिखा था वो तीनों सर्कल का टोटल वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया? तीनों सर्कल का टोटल वैल्यू आ गया। मेरे पास में तीनों सर्कल का टोटल वैल्यू पता ही नहीं है, मेरे पास में तो पूरे कॉलेज का वैल्यू पता है 1000। तो कॉलेज में ये नई एग्जाम देने वाले स्टूडेंट भी तो हैं, इसको भूल जाते हैं हम कई बार। तो ये a भी जुड़ेगा, तो प्लस a और जोड़ दिया, और ये सब मिला मिलू के कितना बनेगा आपका 1000। यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो। देखो
अगर यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में, देखो ये 40 माइनस होगा तो 500 बनेगा, 500 तो जाके 500 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो बराबर में तो संख्या बन जाएगी 500। इसको जोड़ो, a और a 2 है और ये ढाई है, ढाई है मतलब 5/2 है, 5/2 है, 5/2 है बन गया। तो 5 से काट दो, ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया 200 आ गया। ये सोल्व कर लेना आप लोग। तो a का वैल्यू 200 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 200 आएगा, यहाँ पर भी 200 आएगा। ये a/2 माइनस 40 है ना, तो a/2 मतलब 100 और 100 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखो हर चीज का वैल्यू बताया आप लोगों को, अब निकालो प्रश्न। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आंसर बता दो भाई। अब तो पूरा क्वेश्चन करा दिया, अब थोड़ी दिक्कत आ रही है सर। 540 से दोबारा बता दो। 540 से दोबारा क्या बताऊं? देखो तीनों सर्कल के सारी वैल्यू जोड़ दी मैंने, सारी वैल्यू जोड़ी तो ये यहां तक आया, इससे इधर इधर वाला सारे सर्कल की सारी वैल्यू जोड़ दी। ठीक है, तो यहाँ है। अब आप देख लेना वैल्यू कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैंने कॉलेज में एग्जाम नहीं देने वाले स्टूडेंट है ये ए, ये जोड़ दिए और टोटल कॉलेज में कितने थे 1000 थे, वहां से एक वैल्यू निकाल ली। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपियर्ड इन एटलीस्ट 2 एग्जाम। कम से कम 2 एग्जाम में कितने लोग हुए? तो 2 एग्जाम वाले भी आ जाएंगे इसमें, 3 एग्जाम वाले भी आ जाएंगे। चलो भाई पीछे चलो हमारे, तो कौन कौन से होंगे 2 एग्जाम 3 एग्जाम वाले? एक ये और ये, इसके अलावा होगा कोई? तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये 200, 300 आ जाएगा आंसर। 300 आ रहा है आंसर, बहुत लोगों का है। वेरी गुड, मतलब समझ रहे हो आप लोग। अरे देखो भाई करो फिर। केवल 2 परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल होते हैं? सिर्फ 2 वाले। तो 2 वाले में कौन कौन है? इसमें बस इस बार ये 40 नहीं है, एक 60 है। अरे यार ऐसे नहीं करना मुझे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज। ये 60 है, 80 है और 120 है, तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। ये नोट्स में दिक्कत ना आए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 260 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, काफी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अधिक से अधिक 2 परीक्षाओं में कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं ये बताओ मुझे। एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा। अधिक से अधिक 2 का मतलब क्या हो जाएगा? अधिक से अधिक 2 वाले में 0 एग्जाम वाले भी आ जाएंगे, 1 एग्जाम वाले भी आ जाएंगे, 2 एग्जाम वाले भी आ जाएंगे। कम से कम में उससे ज्यादा वाला सब कुछ आ जाता है और अधिक से अधिक में वो आ जाता है पूरा पूरा। 0 एग्जाम वाले भी आ जाएंगे भाई, 0 to 2। ठीक है, जैसे एक चीज समझो आप लोग, ये कहाँ था वो खाली पेज। अगर आप लोगों से एटलिस्ट बोले ना, एटलिस्ट 2 बोला तो 2 और 2 से ज्यादा जितना हो सकता है वो, 3 ही एग्जाम है तो 2 और 3 एग्जाम होगा। एट मोस्ट बोले ना, एट मोस्ट 2 बोला तो 2 और 2 से कम जितना भी हो सकता है। 2 से कम 1 एग्जाम भी है और इस बार 0 एग्जाम भी है, तो 0 एग्जाम भी लेना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एटमोस्ट 2 बोला था ना, तो एटमोस्ट 2 में क्या क्या आ जाएगा? ये तो आएगा ये एग्जाम, ये एग्जाम, ये एग्जाम। तो देखो एटमोस्ट 2 में मेरे हिसाब से इस 40 को छोड़ के सारे आ जाएंगे। बताओ, एटमोस्ट 2 में इस 40 को छोड़ के सारे आ जाएंगे, बताओ। अगर सारा जोड़ने बैठ गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। एटमोस्ट 2 में आपको कौन कौन से चाहिए? 0 एग्जाम वाले भी चाहिए, 1 एग्जाम वाले चाहिए, 2 एग्जाम वाले चाहिए। मतलब सीधी सी बात होगी 3 एग्जाम वाले नहीं चाहिए यार, है ना। तो 3 एग्जाम वाले कौन है? 40। तो 1000 टोटल है, उनमें से 40 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 960 आएगा। ठीक है, तो ऐसे सीधा निकालना है, सारे जोड़ने मत बैठ जाना भाई। 960, ठीक है, सीधा निकालना है 1000 माइनस 40। 0 1 2 का चाहिए तो आप 0 वालों भी जोड़ो, फिर 1 वाले भी जोड़ो, 2 वाले भी जोड़ो, इतना थोड़ी जोड़ेंगे हम लोग। सीधा सीधी बात है, 3 वाले हटाने हैं बस, टोटल में से 3 वाले हटा देंगे। ठीक है जी।
बोलो भाई, परीक्षा वाई में कितने विद्यार्थी शामिल नहीं होते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट नॉट अपीयर्ड इन एग्जाम वाई? 1000 में से वाई वाले हटा दो, कितने थे वाई में? टोटल में से वाई में 360 शामिल होते हैं, तो नहीं होते वाई में, वो कितने हैं? -360, तो कितना आ जाएगा? 640। अब इस क्वेश्चन से एक बात और समझना सारे लोग, इस क्वेश्चन से ये बात समझने की है, क्या इस क्वेश्चन में अगर मेरे पूरे डायग्राम नहीं भी बनते तो भी मैं आंसर दे पाता कि नहीं दे पाता? क्योंकि आपको 1000 भी पता था पहले से ही, और 560 भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, ये जो 360 था वो भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। तो कई बार जो मेंस में इस टाइप के जब उलझी हुई कोई कैसे दी जाती है तो उसमें एग्जामिनर एक आधा क्वेश्चन ऐसा घुसा देता है बीच में। तो अगर मान लो नहीं भी होता है तो एक बार ऐसे नजर मार लिया अगर क्वेश्चन पे, क्या पता ऐसा कोई जुगाड़ बैठ जाए एक आधे नंबर के बीच में, ठीक है, अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो तो भी। आप देखो सिंपल से स्टार्ट करेंगे टेबल के अंदर भी, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। चलो भाई बताओ इस क्वेश्चन में क्या बनेगा? टेबल बनेगा। क्यों? मैंने आपको पहचानना बताया था, पहचानने में मैंने क्या बताया था? पहचानने में मैंने ये बताया था कि भाई आप लोगों को क्या करना है, अगर 3 से ज्यादा वेरिएबल हैं तो क्या होगा? 3 से ज्यादा वेरिएबल है ना, 5 है देखो इसमें, 3 से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो आप लोगों का वेन डायग्राम नहीं होके आपको टेबल दिया। आप इसमें लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं, आप इसमें बार ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें डिफिकल्टी हमें ही होगी, तो हमें डिफिकल्टी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें टेबल ही बनाएंगे। एक सेकंड रुक जाओ आप, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, आपको दिख जाए उस हिसाब से। बस यही चक्कर है ना। चलो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए कितने वेरिएबल है भाई मेरे पास, एक कंपनी के 5 अलग अलग उत्पादों का उत्पादन करती है। कंपनी प्रोड्यूस्ड 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन। तो आपको इनकी टेबल बनानी है, तो मोबाइल और क्या है भाई, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, 5 प्रोडक्ट्स बनाती है। लास्ट में आपको एक कॉलम हमेशा टोटल का भी रखना है, ठीक है, एक कॉलम हमेशा किसका रखना है, टोटल का भी रखना है। बस ये आपने टेबल बना दी, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ ऑल 5 प्रोडक्ट्स इज 1650, टोटल कितना है 1650 है, तो टोटल में लिख दिया 1650। आगे बढ़ते हैं। 24% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज मोबाइल फोन्स। अब आपको बोला गया कि 24% टोटल नंबर का कितना है मोबाइल फोन से। तो अब कई स्टूडेंट ऐसे करेंगे इसको कि 24/100 गुणा 1650 करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके पास डीआई आती है, अगर इस तरीके से कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे तो हमारे पास में समय की कमी पड़ जाएगी, समय कम हो जाएगा, और उस वजह से हमें कैलकुलेशंस को सीधा करना सीखना चाहिए। तो आपको मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले भी दिया होगा। जैसे आपके पास में 1650 दिया गया है, अगर आप इसका 10% निकालें तो कितना हो गया, 165 हो गया। अगर आप इसका 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16.5%। दिमाग में एक 10% के लिए एक बार इधर पॉइंट इधर पॉइंट, 1% के लिए, ठीक है। तो आप दिमाग में इतना तो कर ही सकते हैं, इतना करेंगे तो जैसे अब मुझे मान लो इसका 24% मेरे दिमाग में ही कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं दिमाग में सोचूंगा इसका 10% कितना होगा, दिमाग में सोचना, मैं इधर लिख रहा हूँ बस ऐसे आपको दिखाने के लिए 165, आपने दिमाग में सोचा। सबसे पहले मैं 10% का तो 20% सोचता हूँ, तो 20% कितना होगा, 20% होगा मेरा 165 को 2 से मेरे 16 दूनी 32 और 5 दूनी 10, तो 330 होगा। दिमाग में सोच लिया 330। उसके बाद में ठीक है, दिमाग में क्या रहना चाहिए आपके, 330 रहना चाहिए दिमाग। उसके बाद में 4% के बारे में सोचना है, वही 1% कितना होगा, 2 बार इधर पॉइंट ले, मतलब 16.5, तो 2% कितना होगा, 16 दूनी 32 और 0.5 को 2 से मिले 1, तो 33 होगा। इसका मतलब 2% का वैल्यू 33, तो
4% का कितना होगा, उसका डबल यानी 66। तो 330 प्लस 66, मेरा आंसर आ जाएगा 396। ऐसे आपको दिमाग के अंदर सोचना है ये सब, ठीक है ना, ऐसे दिमाग में सोचना है। तो ये मैंने आपको सोचना ऐसे बता दिया, आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे सोच के लिख दूंगा तो उसके बाद में आपको नहीं पता चलेगा। तो ये सब नहीं करना है हमें सीधा पता चला 24%, तो 20% की वैल्यू 330, 4% की वैल्यू 66, तो टोटल कितना आ जाएगा 396। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स इज पेन, अरे इज पेन ड्राइव, ठीक है। 1/6 प्रोडक्ट, टोटल का 1/6 क्या है, पेन ड्राइव है। तो टोटल में 6 का भाग दे दो दिमाग में, ऐसे नहीं कि इधर 1650 लिख रहे हो फिर 6 का डिवाइड कर रहे हो, नहीं, सीधा ही दिमाग में 1650 का भाग दे दो। तो 1650 का भाग दूंगा तो 6 का डिवाइड करो, इसमें 6 दूनी 12, 4 बटा 6, 6 7 42 और 6 5 30, तो 275 आ गया कि नहीं आ गया, 275 आ गया। उसके आगे बढ़े, 14% द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज कैलकुलेटर, 14%, तो 10% का वैल्यू 165, और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला था, 4% का वैल्यू 66, तो कितना होगा 231 होगा कि नहीं होगा। 165 में 66 जोड़ दो तो 65 और 65 130 होता है, और एक और एक्स्ट्रा जोड़ना है 231 होगा, ठीक है, तो 231 हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बोला गया क्वेश्चन है, रिमेनिंग प्रोडक्ट्स आर आइदर टेलीविजन और वॉशिंग मशीन, बचे हुए प्रोडक्ट या तो टेलीविजन वॉशिंग मशीन और कुछ तो हो ही नहीं सकते। नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन इज 50 मोर देन द नंबर ऑफ टेलीविजन प्रोडक्ट, यानी कि वॉशिंग मशीन टेलीविजन से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, तो ये 50 तो मुझे माइनस में पता चल गया। अब ये इक्वेशन मुझे दे दी गई, उसके आगे कुछ नहीं दिया गया। तो बताओ अगर मैं टोटल में से इन सबको जोड़ के माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास में वॉशिंग मशीन प्लस टेलीविजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बताओ इन सबको इसमें से माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, 748 आ गया। एक बार मैं लास्ट डिजिट चेक कर लेता हूँ बस, 5x6 और 612 तो 0, हाँ लास्ट डिजिट ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ यही आएगा। अब देखो अभी आप इन दोनों को सोल्व करने बैठ जाओगे, ऐसे नहीं सोल्व करना है, एक बार जोड़ा माइनस किया। अब जैसे ये इक्वेशन आपके पास में दे दी गई इस तरीके से कि भाई वॉशिंग मशीन माइनस टीवी इज इक्वल टू 50 एंड वॉशिंग मशीन प्लस टीवी इज इक्वल टू 748। फिर आपको बोला जाएगा एक बार इन दोनों को जोड़ा तो 2 वॉशिंग मशीन आया और कितना आ जाएगा 3798, तो वॉशिंग मशीन का वैल्यू कितना आ जाएगा 399 आ जाएगा, और उसके बाद में टीवी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 399 रख दोगे तो 399 उधर जाके माइनस होगा, तो 400 माइनस कर दिया तो 348 और एक को जोड़ो 349, टीवी का वैल्यू कितना हो जाएगा 349 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 वैल्यू निकलेगा, लेकिन इतना लंबा करने का समय होता है आपके पास में इतने सिंपल क्वेश्चन के लिए, हमारे पास नहीं होता है। तो आप हमेशा पूरी मैथ्स के लिए एक बात याद रख लेना, पूरी मैथ्स में कहीं पर भी आ जाए, मान लो a प्लस बी का कोई वैल्यू दे रखा है आपको 50 और a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 20, अब आपको इन दोनों का वैल्यू निकालना है a और b का। तो आपका हमेशा 2 ही चीज होगा, जब एक बार आप प्लस करोगे तो 2a आएगा और दोनों वैल्यू जुड़ेंगी, दोनों वैल्यू जुड़ेंगी तो 70 होगा, यानी कि एक बार तो दोनों वैल्यू जुड़ के 2 का भाग लग गया, ठीक है। दूसरी बार आप मान लो इसको हटाना चाहो, दोनों को इसको माइनस करोगे तो ये कटेगा, तो यहाँ पे 2b आएगा, 2b आएगा तो ये माइनस होंगे दोनों के दोनों। तो दूसरी बार एक तरीके से क्या हो रहा है, इन दोनों वैल्यू का माइनस होके 2 का डिवाइड लग रहा है, हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जब आपके पास में ऐसी प्लस और माइनस की ऐसी वैल्यू हो तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों की वैल्यू क्या है, एक बार दोनों को जोड़ के 2 का भाग, एक बार दोनों को माइनस करके 2 का भाग, समझ रहे हो ना, एक बार दोनों को प्लस करके 2 का भाग, एक बार दोनों को माइनस करके 2 का भाग। तो जब मेरे पास में ये इक्वेशन आई ना तो मैंने अगले पेज पे जो आपको बताया वो सब नहीं किया, मैंने मेरे दिमाग में सोचा यार ये तो वो वाली इक्वेशन बन गई a प्लस बी a माइनस बी वाली, तो इसका मतलब एक बार दोनों को प्लस करके 2 का भाग दूंगा, तो मैंने प्लस किया तो 798 बना, 2 का भाग दिया, मेरे दिमाग में 399 आ गया एक। अब मेरे पास दिक्कत ये है कि सर ये 399 वैल्यू वॉशिंग मशीन की है टीवी की है, जब जोड़ के 2 का भाग दोगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी, तो ज्यादा वाले क्योंकि ज्यादा वैल्यू किसकी है, वॉशिंग मशीन की, क्योंकि टीवी तो उसी में से माइनस हो रहा है। तो वॉशिंग मशीन की वैल्यू आ गई 399 और बची हुई वैल्यू 349, इन दोनों को माइनस करो और माइनस करके 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा। अरे समझ गए। तो ऐसे करना है, ध्यान रखना है ये a प्लस बी a माइनस बी हमेशा के लिए, ठीक है ना, हमेशा के लिए ध्यान रखना है, इसी में क्वेश्चन में नहीं, हमेशा के लिए ध्यान रखना है।
चलो, तो ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे बन चुका है डायग्राम। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखो, अब कितने फालतू से क्वेश्चन आएंगे सब आता है आपको। ये तो वही क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पे। अरे देखो भाई, फटाफट बताओ पहले का आंसर क्या होगा। टेलीविजन मोबाइल फोन की कुल संख्या तथा कैलकुलेटर उत्पादों की कुल संख्या में कितना अंतर है। टेलीविजन मोबाइल को जोड़ना है और उसमें से कैलकुलेटर माइनस करना है, यही करना है ना। अब देखो, अब एक स्टूडेंट तो क्या करेगा, एक स्टूडेंट तो टेलीविजन और मोबाइल को जोड़ेगा, इन दोनों को जोड़ेगा और फिर कैलकुलेटर उसमें से माइनस करना है। तो पहले इन दोनों वैल्यू को जोड़ेगा फिर उसको माइनस करेगा। एक स्टूडेंट बोलेगा डबल मेहनत क्यों करूं, ठीक है, जोड़ वोड़ के माइनस नहीं करना मुझे, तो मैं सीधा ही करूंगा। मैं भाई तीन दोनों वैल्यू ज़्यादा है तो इसको तो माइनस करना, तो इनमें से किसी एक में से माइनस कर दो, दोनों जोड़ने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, जब दोनों वैल्यू छोटी है। तो 349 को 31 माइनस कर दो 49 में से, तो 48, तो 18 बचेगा पीछे, तो 318 318 में 396 जोड़ दो, ठीक है। मतलब 318 नहीं, 200 और भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, 118, ठीक है। तो आपका कितना है, अरे 524 और 14, 524 और 14, 4 4 14, वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा है, माइनस प्लस कर रहे हो आप लोग। देखो दिमाग में टुकड़ों में कैलकुलेशन किया करो। 349 है, उसमें से 231 माइनस, तो पहले 331 को माइनस करो, कुछ नहीं करना। और 31 में भी पहले 1 को माइनस करो, 48, और फिर 30 माइनस किया तो 18 बन गया, यानी 318 बन गया। ऊपर 200 बचा था, यानी 218 बनेगा ये। 218 में 396 जोड़ना है, तो पहले 18 जोड़ो फिर 200 बाद में जोड़ेंगे। पहले 18 जोड़ा तो पहले 8 जोड़ो, तो 404 और 414 यानी 414, ठीक है। 414, इधर कितना बचा था, 100 बचा था ना। 414 में 100 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 514। टुकड़ों में कैलकुलेट करो, एकदम छोटे छोटे पे, जहां तक पहुंच सकते हो छोटे छोटे पे। इनमें से कोई नहीं आ गया भाई इसका आंसर तो, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ टेलीविजन प्रोड्यूस्ड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स एंड वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस्ड टुगेदर, ठीक है। नंबर ऑफ टेलीविजन आपके पास पेपर पे लिखा होगा तो आपको आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। टेलीविजन कितना परसेंटेज है, किसका भाई, किसका पूछा था, वॉशिंग मशीन एंड कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन एंड कैलकुलेटर। अब देखो इन दोनों को अगर जोड़ना है आपको तो ऐसे 399 में 31 जोड़ दिया तो 430 हो गया कि नहीं हो गया। 430 में 200 जोड़ देंगे तो 630 हो गया। अब भाई साहब इसकी वैल्यू निकालनी है अब मुझे। अब मैं आगे जाता हूँ। अप्रोक्सीमेटली बोला है कि नहीं बोला क्वेश्चन ने, अप्रोक्सीमेटली बोला है। अब इनमें से कौन सा वैल्यू आएगा मेरा, अप्रोक्सीमेटली बोला है, इतना सब पता है। अब मेरे पास में ये कैलकुलेशन आ गई, अब बताओ इसको काट पीट के पॉइंटों में सोल्व करना पॉसिबल है क्या एग्जाम में? पॉसिबल है कि पार्ट में नहीं पॉसिबल, इसको काट पीट कहाँ करोगे। और पॉसिबल सब कुछ है लेकिन एग्जाम में इतना नहीं कर पाते हम लोग। तो हमें सीधा सा क्या करना है, देखो 630 है ये, तो इसके मतलब ये 600 है, ये 300 के आसपास है, ऐसा कुछ मान लो। तो 50% इसका कितना बनेगा, और ऑप्शंस में 50% सबसे कम आंसर है। तो 630 का 50% कितना बनेगा, 315। यानी कि जहां तक 315 होता तब तक तो ये वैल्यू 50% होती। और 315 से कितना ज्यादा है बताओ मुझे, 34 ज्यादा है कि नहीं है, 34 ज्यादा है। अब आ जाओ 50% से ऊपर कितना होगा वो देखना है हमें। तो मुझे बताओ 1% का वैल्यू 6.3 के आसपास होगा कि नहीं होगा, 1% का वैल्यू 6.3 होगा। तो देखो 6 पंजो 30 और 3 को भी करो 5 से, 5 से 15 तो 1.5, ठीक है। 5 से करो 1.5 तो 31.5 के आसपास कुछ आ जाएगा ये, ठीक है। 5 बार करेंगे तो 31.5 के आसपास। तो लगभग लगभग ये मेरा जा रहा है कितने के पास में, 55% के पास में जा रहा है। यहीं से आइडिया लगा लिया मैंने कि बचा हुआ ये जो 34 है ना, ये मेरा लगभग 5% के आसपास ही है, ठीक है। तो 55, अब अगर 55 के भी और नजदीक ऑप्शंस होंगे 56 वगैरह कुछ, तो हम देखेंगे 55 ये लो, समझ गए। तो ऐसे आइडिया लगाना है। मतलब मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, 349 डिवाइड बाई 630 मल्टीप्लाई बाई 100। आपको ये देखना था कितना परसेंट हो। पहले आपने ऑप्शन में देखा 50% आ रहा है, लगभग एक में 60% आ रहा है। तो मैंने देखा कि भाई इसका 50% से 315 हो गया 50%। दिमाग में सोच लो, बचा 34 इसका कितना परसेंट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे देखा 1% की वैल्यू लगभग 6 के आसपास होगी। तो 6 पंजो 30, तो ये 5% के आसपास होगा लगभग, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं।
क्योंकि 6% होते तो 36 हो जाता, 0.3 भी है, तो सीधा सीधा आंसर आप लोगों को 55 लगा देना। यहाँ तक समझ में आया सभी को? कैलकुलेशन वगैरह आ गया जो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेन ड्राइव, कैलकुलेटर एंड वॉशिंग मशीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी, ये आप निकाल लेना, जोड़ना ही तो है तीनों को, इसमें मैं जोड़ के नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो भाई आज के लिए यही था। बैंक पीओ या क्लर्क एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन में लिमिटेड टाइम में अच्छा स्कोर करना चैलेंजिंग है, लेकिन अंशुल सर द्वारा डेवलप की गई यूनिक अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक से आप मुश्किल क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें बैंकर्स पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन और ज्वाइन करें अंशुल सर द्वारा डिजाइन्ड ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगा अप टू डेट एग्जाम कंटेंट, वीडियो क्लासेस, डाउट सेशन एंड पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। For more details, contact us at 8955 974739.